Good morning, students. Beta, this is your lecture number 14 and it's 23rd of May. ठीक है. So in our previous lecture we have studied about your respiratory system. ठीक है ना. We have done with your whole respiratory system. Diagrammatic view हमने लिया था respiratory system का और कुछ questions हमने just study किए थे. Today, ठीक है ना. Today we are going to explain you whole concept that I have taught you in previous lecture. ठीक है ना. हम रिटर्न में करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. आगे बात समझ में. तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी. चलो एक बार रिवाइज करते हैं. एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी. सबसे पहले नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी. फेरिंग्स. फेरिंग्स से कहाँ जाएगी. फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप में. ट्रैकिया से कहाँ जाएगी. ब्रोंकस में. ब्रोंकस से कहाँ जाएगी. ब्रोंक्यूल्स में. और ब्रोंक्यूल्स से कहाँ जाएगी. एल्वियोलाई में. ठीक है. और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है. एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है. तो आई थिंक ये पैसेज क्लियर होगा. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. उन्होंने क्या पूछा है. लंग्स. कई बार क्या होता है, बच्चों को घुमाने के लिए मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं क्वेश्चन को. कह देते हैं कि लंग्स से एयर बाहर आएगी, उसका पैसेज लिखो. मतलब एक सीक्वेंस लिखो, कौन कौन कहां से पहले कहां जाती हुई बाहर आएगी. तो इस केस में क्या करना है, आपने उल्टा आंसर करना है. कैसे. एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ. एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकस. ब्रोंकस से ट्रैकिया. ट्रैकिया से फेरिंग्स. फेरिंग्स से होती हुई फेरिंग्स. फेरिंग्स से आपके नेजल पैसेज से होती हुई नोस्ट्रिल से बाहर. आगे बात समझ में. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपने देखो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. अब देखो स्टार्ट करते हैं. नोस्ट्रिल्स क्या होता है बेटा. 2 माइन्यूट पोर्स होते हैं. 2 छोटे छोटे पोर्स हैं. ये देखो यहाँ पे है ना. और क्या होता है. फ्रॉम वेयर एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी. जहां से एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रही है. ठीक है. These opens into nasal passage. और ये किस में ओपन होता है. नेजल पैसेज. नोस्ट्रिल से जस्ट ऊपर की तरफ पूरा नेजल पैसेज होता है. ठीक है. जहाँ पे बोन भी होती है, नेजल चैम्बर्स भी होते हैं. ठीक है. और इस नेजल पैसेज में अब क्या होता है, कुछ फाइन हेयर्स होते हैं. कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. आप अपने नाक को ऐसे ऊपर करके अगर मिरर में देखेंगे तो आपको आपके हेयर्स दिखाई देंगे, नेजल हेयर्स. ठीक है. इसके साथ साथ इसकी जो वॉल होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं. ठीक है. आगे बात समझ में. तो देखो जब आप जो है इनहेल करते हैं, ठीक है ना, तो इनहेलिंग के टाइम पे एयर क्या है, एयर में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स है. तो जो आपके हेयर्स हैं और जो म्यूकस है, ठीक है ना, वो डस्ट पार्टिकल को अपने साथ स्टिक ओवर कर लेगा. जिससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, आपके नोज में ही रह जाएंगे. ठीक है. और अल्टीमेटली आपकी जो एयर है वो क्लीन हो जाती है. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है एयर क्लीन क्यों होती है. या यूं भी पूछ सकते हैं कि हमें जो अपने माउथ को यूज नहीं करना चाहिए ब्रीथिंग पर्पस के लिए. क्यों. क्योंकि माउथ से जो एयर जाएगी वो बिल्कुल जो है इम्प्योर एयर होगी. उसमें जो डस्ट पार्टिकल ट्रैप करने के लिए कुछ है ही नहीं. ठीक है. तो यू शुड ऑलवेज यूज योर नोज फॉर ब्रीथिंग पर्पस, नॉट योर माउथ. ठीक है. अब क्या है, माउथ से नेजल पैसेज से वो एयर कहाँ आ गई है, फेरिंग्स रीजन. और फेरिंग्स मैंने बताया था कॉमन पैसेज होता है जहां पे आपका नेजल पैसेज और आपकी बक्कल कैविटी ओपन होती है. ठीक है. नाउ लेरिंग्स क्या है, इट इज वॉइस बॉक्स एट द लोअर रीजन ऑफ द फेरिंग्स. फेरिंग्स के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एक पार्ट होता है कार्टिलेज का बना हुआ, दैट इज नोन एज लैरिंग्स. एंड दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं. बट बेटा बर्ड्स के केस में ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाएगा, सिरिंग्स बोला जाता है. उनकी आवाज भी थोड़ी अलग होती है. तो बर्ड्स के केस में उसको लैरिंग्स बोल के क्या बोलोगे आप, सिरिंग्स बोलोगे. क्लियर. ठीक है. इसके अलावा देखो बेटा, अब एयर कहाँ पहुंच गई है, ट्रेकिया में पहुंच गई है. ठीक है ना. अब ट्रेकिया क्या है, इट इज विंड पाइप. विंड पाइप है जहां से एयर अंदर जा रही है. वॉल ऑफ ट्रेकिया हमने कहा था इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स. ठीक है ना. कार्टिलेज की बनी हुई सी शेप्ड रिंग्स होती हैं विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर. जब एयर नहीं होगी तो ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है. कुछ इस तरीके से मैंने बताया था ना, ये ट्रेकिया है और इसमें क्या होती है, सी शेप्ड
रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी हुई है, और कार्टिलेज मैंने एक्सप्लेन किया था, इट इज समवॉट सॉफ्टर देन बोन्स, बोन्स से सॉफ्ट होगा बट इट इज हार्डर देन योर मसल्स, मसल्स से हार्ड होता है। वैसे कार्टिलेज के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैकिया होता है, एक फाइन ट्यूब नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो अब क्या है, मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी में जाके क्या हो जाता है, ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है। इस तरीके से हमने बनाया था और ऐसे बाइफरकेट कर दिया था, है ना। तो ये जो बाइफरकेशन के बाद जो ट्यूब बनी है इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस, ठीक है। तो नाउ एट द मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी ट्रैकिया बाइफरकेट्स, ठीक है, टू फॉर्म ब्रोंकस, और ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग। हर ब्रोंकस क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में जाएगा, राइट वाला राइट लंग में जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रोंकस से आगे क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स, है ना। ब्रोंकस फर्दर ब्रांचेस इनटू फाइन ट्यूब्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स किसमें टर्मिनेट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो ओपन होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई, ठीक है, जिनको क्या कहा जाएगा, एल्वियोलाई कहा जाएगा। तो देखो अब ईच ब्रोंकस फर्दर branches into fine tubes known as, क्या बोलेंगे उनको, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलोगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। नाउ फिर से इनकी ब्रांचिंग होगी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, ब्रोंक्यूल्स terminate into sac like structures। सैक लाइक यानी बैग लाइक, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है उनकी, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, एल्वियोलाई। क्या बोलोगे, एल्वियोलाई, वेयर exchange of gases occurs in lungs। तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है, ठीक है ना। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम, हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं दे दूंगी बाद में लिख के। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या है, ये तो बात थी हमारे किसकी, यहाँ तक एल्वियोलाई तक थी, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि जो लंग्स होती है उसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, प्लूरा कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, क्या बोलते हैं उसे हम, प्लूरा कहते हैं। क्या कहोगे, प्लूरा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हम आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस करते हैं, पहला है देखो, व्हाई फूड डज नॉट एंटर्स into our windpipe during swallowing of food, ठीक है। Why food does not enters into our windpipe during swallowing of food। तो आंसर क्या लिखना है आपने लिखना है, आवर ओपनिंग ऑफ विंडपाइप have a मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ मस्कुलर
लीफ लाइक फ्लैप, ठीक है, लीफ लाइक फ्लैप which covers the opening of windpipe to prevent entry of food into it during swallowing of food. क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना है कि एक नंबर में ये क्वेश्चन देखो, आप 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दे दिया और फिर जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया था कि हाउ आवर ट्रैकिया वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, तो मैंने लिखवा दिया है आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जो है हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, देखो हो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मैं बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ आवर lungs are designed for maximum exchange of respiratory gases, ठीक है। तो आपने आंसर क्या लिखना है, आंसर में each lung have a large number of folded sac-like structures which increases surface area for maximum exchange of gases, ठीक है। अगर हम क्या करें, इनको अनफोल्ड कर दें, इन फोल्डिंग्स को, इन एल्वियोलाई को खोल दें, मेम्ब्रेन्स को, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कितना एरिया कवर कर सकते हैं, इफ एल्वियोलाई ऑफ बोथ लंग्स are unfolded, then they will cover कितना, 80 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। एक टेनिस ग्राउंड जितना जो एरिया होता है, इतना एरिया ये क्या कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, तो देखो बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब आपकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। देखो एक सिस्टम है, ये मान लो आपकी लंग्स है, ऐसे करके हमने आपकी लंग्स बनाई,
लंग्स की एल्वियोलाई में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, ठीक है। आपकी बॉडी से ब्लड जो है यहाँ से गया और आपके बॉडी के सेल तक पहुंच गया, ठीक है, आपके बॉडी के सेल तक पहुंच गया। अब जब वो सेल की, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी सेल के भी कांटेक्ट से ऐसे जा रही है, तो यहाँ क्या है देखो, अब यहाँ से जाके और कुछ इस तरीके से ऐसे, ये पूरा इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अभी फिलहाल के लिए ये मान लो कि आपकी लंग्स में जो ब्लड वेसल्स आ रही है, ये जो ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में आ रही है, ठीक है, आपकी बॉडी के सेल्स से कलेक्ट होके आ रही है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ पहुंचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लो ये आपकी मैं एल्वियोलाई बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, और ये जो है मान लो वो ब्लड वेसल आई है जो आपकी बॉडी से आई है, ठीक है ना, ऐसी ब्लड वेसल्स जो आपके बॉडी से आई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या है, CO2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही कम है। जब ये इसके कांटेक्ट से होके गुजरेगी, ये जो ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना, ये जो ब्लड वेसल हमने बनाई है, जब वो यहाँ से ऐसे इसके कांटेक्ट से होके ऐसे जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, इसके कांटेक्ट से होके निकलेगी, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, इस रीजन में जहां ये इसके कांटेक्ट में है, ऐसे करके इस रीजन में क्या होगा, देखो ये इसके कांटेक्ट में है और बीच में क्या है, केवल किसकी है, मेम्ब्रेन आपके एल्वियोलाई की है। ऐसे फुल्ली कांटेक्ट में तो खैर नहीं रहती है, ये बीच में स्पेस भी रहता है, ठीक है। ये मान लो आपकी एल्वियोलाई हो गई ऐसे करके, ठीक है ना, और ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस होता है ऐसे। तो जब वो इसके कांटेक्ट से ब्लड कैपिलरीज निकलेंगी तो देखो अभी यहाँ पे CO2 ज्यादा थी और ऑक्सीजन कम थी, लेकिन जो एयर आई है, जो एयर ऊपर है, इस सैक के अंदर क्या भरी हुई है, यहाँ पे भरी हुई है आपकी एयर, ठीक है। और उस एयर में क्या है, बाहर से आई है, तो एयर का कंसंट्रेशन आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ठीक है ना। तो O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ क्या है, CO2 ज्यादा O2 कम, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा जिससे CO2 तो यहाँ चली जाएगी, ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई से कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा और आपका ब्लड अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच, ठीक है। तो एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड वेसल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड मूव करके आपके बॉडी टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। ये ब्लड आपके लंग्स से आया है और आपके बॉडी टिश्यूज में गया, बॉडी सेल के पास गया, मान लो ये बॉडी सेल्स है, ठीक है, और ये इसके पास से होके गुजरा ऐसे ऐसे। अब क्या है, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, बट यहाँ क्या है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो CO2 तो बन रही है इसलिए ज्यादा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है इसलिए कम है। लेकिन यहाँ जो ब्लड आया है, यहाँ आपने देखा था कि ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। अब यहाँ अपोजिट होगा, अपोजिट कैसे, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी, आपके सेल में चली जाएगी और सेल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके ब्लड में आ जाएगी, यानी कि CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम सेल इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम योर ब्लड टू योर टिश्यू, ठीक है, और अल्टीमेटली अगेन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये
CO2 वाला ब्लड फिर से घूम के आएगा आपके लंग्स में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, फिर ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा ब्लड, और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। कभी CO2 को बिठा के ले जा रहा है, कभी O2 को बिठा के लेके आ रहा है। यूं मान के चलिए, देखिए एक नॉर्मल सा कहानी लेके चलते हैं हम। मान लो ब्लड क्या है, एक बस है। ब्लड क्या है, एक बस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 स्टॉप है, ठीक है। एक तो मान लेते हैं रेड स्पॉट मान लेते हैं, एक ब्लू स्पॉट मान लेते हैं, ठीक है। ब्लड क्या है, आपकी बस है, ठीक है। और एक बस स्टैंड क्या है, रेड वाला बस स्टैंड है, एक आपका ब्लू वाला बस स्टैंड है। अब यूं मान के चलो, जो रेड वाला बस स्टैंड है वहां पे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहने हुए लोग जो हैं बस में बैठते हैं। उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है कहाँ पे, कंपनी में, जहाँ पे जो ब्लू कलर के बस स्टैंड पे, ठीक है। और वहां से ब्लू वही लोग जो रेड वाले गए हैं, वो कंपनी में जब काम करते हैं तो सारे दिन काम करते हैं, तो इस वजह से उनके कपड़े क्या हो जाते हैं, यू मान के चलो ब्लू हो जाते हैं। ब्लैक लगा लो, ब्लू लगा लो, मतलब गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो शाम के टाइम जब वो आते हैं तो वही सेम बैठ के बस में वापस आते हैं, सुबह फिर धुल के और फिर वापस जाते हैं, और ऐसे करके घूमते रहते हैं। तो देखो, जब रेड वाले मॉलिक्यूल्स चढ़े बस में, यानी आपकी जो ब्लड है उसमें क्या है, जब रेड वाले मॉलिक्यूल चढ़े, ठीक है, तो आपकी बस में क्या है, सारे के सारे रेड कलर के कपड़े पहने हुए और जो है पर्सन। जब वो गए ब्लू वाले स्टैंड पे, तो ब्लू स्टैंड पे सारे उतर गए, ठीक है। अब 2 शिफ्ट में कंपनी में काम चल रहा है, तो जब सुबह वाले गए, तो जब सुबह वाले लोग गए तो जो रात में काम कर रहे थे वो ब्लू वाले चढ़ गए, रेड वाले उतर गए। इधर आए, अब वापस से इस रेड वाले स्टैंड पे आए, तो ब्लू जो उसके अंदर बैठे हुए थे, उस एक ही बस आपके पास, उस ब्लू वाली बस से उतर गए, रेड वाले उसमें चढ़ गए, फिर मूव करके गई बस, ठीक है। रेड वाले ब्लू स्टैंड पे उतर गए, ब्लू वाले उस बस में चढ़ गए। तो बस इसी तरीके से होता है। जब आपका ब्लड आपके लंग्स के एल्वियोलाई में के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाती है, और जो CO2 वो ब्लड लेकर आया था आपके बॉडी से, वो कहाँ दे देता है, आपके एल्वियोलाई में डाल देता है। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, नॉर्मल डिफ्यूजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड हर बॉडी के सेल तक देता है। जब वो देता है, जब बॉडी के सेल पे पहुंचा, तो वहां उसने क्या किया, ऑक्सीजन को उतार दिया और CO2 को चढ़ा लिया, ठीक है। अब वो क्या हो गया, उसमें सारे CO2 हो गया, वो वापस मूव करके आया, कहाँ पे आया, आपके एल्वियोलाई में आया। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, अभी के लिए बस इतना ही समझो, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जब हमारी एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब हमारे बॉडी टिश्यूज में होती है, ठीक है ना, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमने कई बार, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आज से 4 साल पहले, ये 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसको जो है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार बेसिक स्टेप्स भी पूछते हैं, मान लो स्टेप्स की फॉर्म में पूछ ले, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन टिश्यूज, इंटरनल रेस्पिरेशन, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन में आपने क्या लिखना है, इट इंक्लूड्स एक्सचेंज of respiratory gases into our body tissues, where CO2 diffuses from cell to blood and oxygen diffuses from blood to cell,
क्लियर? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझ के करोगे तो आसान है, और थोड़ा सा इसको रटोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? तो चीजों को समझ समझ के करो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इंक्लूड्स exchange of respiratory gases, exchange of respiratory gases into our alveoli of lungs, alveoli of lungs, where oxygen diffuses from alveoli to blood, and CO2 diffuses from blood to alveoli, ब्लड टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। ठीक है, क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? देखो, आप सभी ने देखा है कि मोस्टली विंटर सीजन में क्या होता है कि एक कुछ इस टाइप की खबरें आती हैं कि रातों रात पूरा परिवार जो है इनहेलिंग ऑफ पॉइजनस गैस से खत्म हो गया, है ना? वो लोग सिगड़ी जला के सोए। सिगड़ी होती है एक मान के चलिए गर्म होने के लिए लोग यूज करते हैं, वो सिगड़ी जलाकर सोए और रातों रात पूरा परिवार क्या है उसकी धुआं से मर गया। दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है? जैसे अभी आपने देखा था दिल्ली में एक कांड हुआ था कुछ महीने पहले, तो उसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। अंदर ही अंदर काफी बहुत सारे जो है वर्कर्स थे एक ही बिल्डिंग के अंदर, है ना? काफी टाइम पहले की बातें हैं, अगर आपने कभी सुना हो, कुछ टाइम पहले की ही बातें हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, मतलब क्या होता है, जैसे कहीं आग लग गई, ठीक है, और आग लगने से फिर लोगों की दम घुट के मौत हो जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, देखो होता क्या है, जब क्या है बर्निंग प्रोसेस चलता है, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पे अगर क्या है घर के अंदर बर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हो और आपका क्या है चारों तरफ से जो है जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि आपके डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है कम आ रही है, बहुत ही ना बराबर, क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल भी कर रहे हो। ठीक है, तो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट बर्निंग होती है, जिस दौरान कंप्लीटली CO2 ना प्रोड्यूस होके क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो धुआं निकलती है ना इनकम्प्लीट कंबशन से, वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही अजीब सी बर्निंग सेंसेशन देती है। ठीक है, होता क्या है, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? CO। ठीक है, जो कैसे प्रोड्यूस होती है? इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल से होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या होगा कि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर बाइंड करके चलता है। ठीक है ना? तो देखो अगर हमारे हीमोग्लोबिन के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सेम अमाउंट में है, तो सबसे पहले हमारा हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा, जिससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी।
आगे बात समझ में, मतलब अगर हमारे एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल है और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो हमारा Hb किसको प्रीफर करेगा बाइंड करने के लिए? हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी होती है कि वो उसको ज्यादा पसंद करता है, मतलब बॉन्डिंग जो है उसके साथ ज्यादा एफिशिएंटली बनती है, इसीलिए वो क्या करता है, उससे बाइंड कर जाएगा। अब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में क्या फैलना स्टार्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल को तो क्या चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कोई लेके नहीं आ रहा तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सफोकेशन होने लगती है और धीरे धीरे पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो आप, इसमें मैं लिखवा देती हूँ। देखो आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट एनसीईआरटी ने भी लिखा है इसके बारे में और मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज प्रोड्यूस्ड as a result of incomplete combustion, ठीक है, of fuel. Hemoglobin have comparatively more affinity to bind with CO than oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपेयर में CO से बाइंड करने की एफिनिटी होती है। इफ CO is present in our environment, then Hb prefer to bind with किससे बाइंड करना प्रीफर करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। प्रीफर टू बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। And this create deficiency of oxygen in our body, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड slowly spread into our body and we feel suffocation, ठीक है। ultimately may result into डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है, जिससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन चैप्टर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ताकि जो है इसको हम आगे कैरी कर सके। अब देखो बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट 6 लेक्चर यू मान के चलिए, एक लेक्चर आपका प्लांट्स में लगेगा, 5 लेक्चर्स कम से कम आपके लग जाएंगे सर्कुलेशन में। तो ये मान के चलिए जून में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन। थैंक यू।